सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आपका सबट जी को चैनल 2 पर। हम बात कर रहे हैं क्लास 12 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्विक रिवीजन करेंगे इसका। चलिए, आपको पता है ये चैप्टर आपकी क्लास में क्यों लगाया है? सबसे पहले बताता हूँ, ये चैप्टर आपका पढ़ने के लिए नहीं है, सोचने और समझने के लिए है। इस चैप्टर में क्या बताया है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आपको पता है श्रम विभाजन होता क्या है? मनुष्य द्वारा किए जाने वाले कार्यों की अलग अलग श्रेणी बनाना, यही तो श्रम विभाजन है। जैसे कोई डॉक्टर बनेगा, कोई शिक्षक, कोई किसान, तो कोई इंजीनियर, ये सब का अलग अलग पेशा जो चुन दिया है, जो अपनी रुचि के अनुसार जो कार्य करते हैं, वही तो श्रम विभाजन है। चलो इसमें देखते हैं क्या बताया है अम्बेडकर जी आपको। ये जो चैप्टर है इसमें क्या बताया गया है, पाठ की रूपरेखा देखते हैं। सबसे पहले श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए इसमें क्या बताया आपको, देखो ध्यान से समझो एक बार, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यह पाठ 1936 के जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन का अध्यक्षीय भाषण है। यह अंबेडकर जी द्वारा एक भाषण देना था 1936 में लाहौर में। वो क्या हुआ, वो कैंसिल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आयोजकों के साथ सहमति नहीं बन पाई क्रांतिकारी दृष्टिकोण के कारण, इसलिए उसको नहीं पढ़ा गया। बाद में यही एक स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में छपवा कर पब्लिश कर दिया गया। इसमें देखो पहली ही लाइन में लिखा हुआ है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ये किसको कहा है? पोषक जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं उसको। चलिए अच्छे से समझते हैं क्या बताया इसमें। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखो श्रम विभाजन तो बहुत ही जरूरी है, सबसे पहली बात तो समझ लो आप, और जाति प्रथा बहुत ही घातक है समाज के लिए। सबसे पहले देखते हैं श्रम विभाजन का, जो इसके समर्थक में तर्क देते हैं, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसके विपरीत देखो क्या है, जाति प्रथा है। अंबेडकर जी का मत है कि यह केवल श्रम विभाजन नहीं है, यह है श्रमिकों का। इस जाति प्रथा ने श्रमिकों का विभाजन कर दिया है। वे अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अपना व्यवसाय भी नहीं चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जाति प्रथा में बांट दिए गए हैं। अभी क्या देखो, यह विभाजन स्वाभाविक नहीं है, यह जन्म पर आधारित है। जिस कास्ट में जिसका जन्म हुआ है, मान लीजिए किसी का जन्म कोबलर फैमिली में हुआ है, कोबलर कास्ट में हुआ है, तो कोबलर का ही काम करेगा। उसका चाहे बिजनेस चले ना चले, वो उसी में बिजनेस करेगा, उसी का वही व्यवसाय है उसका। चाहे वो स्किल डेवलप हो चाहे ना हो, उसको वो आता ना हो, तब भी उसको जबरदस्ती करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन बटा हुआ है समाज में हमारे में, इसलिए यह जन्म पर आधारित है। सबसे देखो इसमें यह बताया है स्वाभाविक नहीं है, ये जन्म से आधारित है। आगे देखते हैं और क्या बताया है। देखो आर्थिक पहलू से जातिवाद है ना सबसे हानिकारक है। कैसे है? यह मनुष्य को एक ही पेशे से बांध देते हैं। जाति प्रथा है मनुष्य को एक ही पेशे से बांध देती है। क्यों बांध देती है? क्योंकि जिस कास्ट में, जिस जाति में उसका जन्म हुआ, उसी में उसके दूसरी जाति का काम नहीं कर सकता वो। यदि मान लीजिए कोबलर है तो कोबलर का ही काम करेगा, किसान है तो किसान का ही काम करेगा। मनुष्य को उसी पेशे में बांधे रखती है। और यदि समय के अनुसार उसमें उसके उद्योग में या तकनीक में कोई परिवर्तन आया तो परिवर्तन नहीं करने देती है जाति प्रथा। क्या होता है? पेशा बदलने की अनुमति नहीं देती, क्योंकि हिंदू समाज में यह सिस्टम बना हुआ है, उसको अपनी जाति के अनुसार ही काम करना पड़ेगा, चाहे उसका व्यवसाय चले ना चले, उससे कोई मतलब नहीं है। आगे क्या उसका परिणाम क्या होता है? उसका बिजनेस नहीं चलेगा, उसका कार्य नहीं होगा, उसका उद्योग अच्छा नहीं चलेगा, क्या होगा परिणाम? भूखा मरना है। कोई इनकम का सोर्स ही नहीं यही है, जो जन्मजात उनका कारोबार है उसके बदलने की वो परमिशन नहीं है, तो क्या होगा बेचारा? काम चले ना चले भूखा मरेगा वो। तो भूखा, भारत में बेरोजगारी का कारण भी यही है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी किससे है? जाति प्रथा से है। हिंदू धर्म में पेशा बदलने की अनुमति नहीं है। अभी आगे देखते हैं और क्या बताया। देखो मनोवैज्ञानिक तरीके से क्या प्रभाव पड़ता है हमारा। देखो मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा है, मनुष्य की जो स्वाभाविक प्रेरणा है उसके अनुसार यदि वो काम करेगा तो ठीक रहेगा। यदि उसने नहीं किया, जबरदस्ती करेगा, तो क्या होगा? एक तो उसके अंदर रुचि नहीं है। रुचि ना होगी तो न तो काम में दिल लगेगा, ना दिमाग लगेगा, स्किल डेवलप होगी नहीं। उससे क्या होगा?
उसको जबरदस्ती दब जाएगा, वो उस जाति प्रथा के नीचे दबेगा तो क्या होगा, निष्क्रिय भी बनना पड़ेगा उसको, उस काम में मजा ही नहीं आएगा, ना ढंग से करेगा उसको। वो होता क्या है, यह प्रथा कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। खुश तो है ही नहीं वो, अंदर से खुश नहीं होगा तो वो काम भी नहीं करेगा ढंग से। उसको वो काम आता हो चाहे ना आता हो, जबरदस्ती वही विवश किया जाता है, दबाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने समाज में जो प्रचलित जाति प्रथा है उसको गलत ठहराकर कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन आवश्यक बताया है, क्योंकि जाति के आधार पर श्रम विभाजन करने से व्यक्ति की निजी जो क्षमता होती है, पर्सनल जो इफेक्ट होते हैं, उसका शुद्ध उपयोग नहीं हो पाता है, जिस कारण क्या होता है, वो दबाव में आ जाता है और निष्क्रिय हो जाता है। उसकी व्यवस्था, एक तो व्यवस्था होती है, फिर अरुचि, तो कोई कार्य कुशलता नहीं होती उसमें, जबरदस्ती करता रहता है वो। चलिए आगे देखते हैं और क्या बताया इसमें। उन्होंने क्या किया, एक आदर्श समाज की कल्पना की है। यदि जाति प्रथा खत्म हो जाएगी तो एक आदर्श समाज स्थापित हो जाएगा। उसके लिए क्या है, देखो आदर्श समाज कैसे स्थापित होगा, सबसे पहले समाज गतिशील होना चाहिए, सबसे पहली बात यही है। जब तक समाज गतिशील नहीं होगा एक आदर्श समाज बन ही नहीं पाएगा। समाज में गतिशीलता का मतलब क्या है, हमें समय के अनुसार परिवर्तन करता रहना चाहिए, अपने में भी और अपने व्यवसाय में भी, तभी तो हम कुछ आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो समाज जब तक गतिशील नहीं होगा तो आदर्श समाज नहीं बन सकता है। उस समाज के अंदर ये तीन चीजें होनी जरूरी है। सबसे पहले स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये तीनों तत्व अनिवार्य है एक आदर्श समाज के लिए। चलिए आगे इन तीनों को अच्छे से डिटेल से समझते हैं। अभी आता है सबसे पहले हमारा बंधुता। बंधुता मतलब भाईचारा। देखियो, भाईचारा ऐसा होना चाहिए जिसमें अलगाव न हो। अलगाव ना हो, कैसे ना हो, जैसे दूध और पानी का मिश्रण हो जाता है, तो समाज में भाईचारा ऐसा होना चाहिए, तभी तो आदर्श समाज बनेगा। देखो दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट हमारा है लोकतंत्र केवल शासन पद्धति नहीं है। क्यों, क्योंकि एक अच्छे समाज की कल्पना की गई, कैसे इस लोकतंत्र में कैसे रह सकते हैं हम, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। यह है सामूहिक जीवनचर्या है, एक सबको समूह में रह के दिन भर का दिनचर्या जो चलती है वो वाला है। यह सामूहिक दिनचर्या है, समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान है। अब मान लीजिए मुझे किसी चीज का एक्सपीरियंस है, मैं उसको औरों को दूंगा, तभी तो भाईचारा बढ़ेगा। और अपना अनुभव उनको शेयर करूंगा तो वो भी तो अपनी स्किल डेवलप कर पाएंगे। तो इसमें क्या बताया है, अनुभवों का आदान प्रदान है लोकतंत्र, सबको लेके साथ चलना, साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होना चाहिए, तभी तो एक आदर्श समाज बन पाएगा। चलिए आगे क्या बताया देखते हैं। और आगे आता है हमारा स्वतंत्रता। सबसे पहले जीवन की सुरक्षा, लाइफ सेफ्टी सबसे पहले है। फिर आता है शारीरिक स्वाधीनता, शारीरिक स्वतंत्रता, अपना व्यवसाय चुनने की आजादी, सबसे पहले ये भी है, अपना व्यवसाय चुनने की आजादी भी होती है। यदि व्यवसाय आजादी से नहीं चुना जाएगा तो क्या होगा, एक तरह से दासता हो जाएगी। दास क्या होता है, दासता पता है आपको, दासता क्या होता है, केवल कानूनी पराधीनता नहीं है, ये दूसरों द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करना ही दासता है। दूसरों द्वारा निर्धारित किया गया आप क्या काम करेंगे उसी के अनुसार कार्य करना ही दास बनना है, दासता है। कार्य जाति प्रथा की वजह से बना है ये दासता, जाति प्रथा ने ही दासता को बढ़ावा दिया है, अच्छा समाज नहीं बन पाएगा। अभी आता हमारा समता। तो क्या सब बराबर होते हैं, समता में देखिए इक्वलिटी में क्या सभी लोग सब बराबर होते हैं, नहीं होते। कैसे, एक तो शारीरिक वंश परंपरा के अनुसार नहीं हो सकते, सबका अलग अलग है। दूसरा आता है हमारा सामाजिक उत्तराधिकार, ये भी सबका अलग अलग होता है। मनुष्य का अपना प्रयत्न, ये सब हर इंसान के सबके अलग अलग एफर्ट होते हैं। इन तीनों से मनुष्य असमान होते हैं, इन तीनों चीजों से, तीनों पॉइंटों से मनुष्य असमान होते हैं, सेम नहीं होते हैं, सब बराबर नहीं होते हैं। अब प्रश्न क्या है, क्या उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि समाज को अगर अधिकतम उपयोगिता चाहिए तो सबको समान अवसर देने होंगे। सबको समान अवसर मिलेगा तभी तो उनके अधिकतम उपयोगिता ले सकता है समाज। हर इंसान में कोई भी स्किल है तो उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, जब सबको समान अवसर मिलेगा, सबको अपना एफर्ट दिखाने का मौका मिलेगा, तभी तो होगा, तभी तो एक आइडियल समाज बन पाएगा। चलिए आगे देखते हैं और क्या बताए हैं, देखते हैं। एक जैसे राजनीतिक का दृष्टिकोण क्या होता है, सबके साथ समान व्यवहार रखता है।
कोई भी लीडर होता है, नेता होता है, वो समाज को बराबर नजरों से देखता है, सबको एक साथ, क्योंकि उसके पास क्या होता है, राजनीति की सबके साथ अलग अलग व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि वर्गीकरण संभव नहीं होता उसके लिए। इतनी बड़ी पब्लिक को एक एक को अलग अलग इंडिविजुअल नहीं जान सकता। वो एक समाज को एक अलग तरीके से देखता है। समता एक काल्पनिक जगत की वस्तु है, सबको समान देखना एक काल्पनिक जगत की वस्तु है, पर क्या होता है फिर भी व्यवहारिक यही है, सबको बराबर देखना ही व्यवहारिक है। जैसे एक राजनीतिक सबको वोट लेते समय जब सबको भाषण देते हुए एक तरीके से देखता है, एक समान नजर से देखेंगे तो हमारा समाज बहुत ही प्रोग्रेस करेगा, सबको भाईचारे के साथ रहेंगे, सभी को अपने अनुभवों का शेयर करने का मौका देंगे, तो हमारा समाज एक आदर्श समाज बन पाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगले वीडियो में। धन्यवाद।